हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। वेलकम टू माय चैनल एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो हमारी जो सीरीज थी 2013 के हो गए वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री के। अभी हम 2014 के देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप पढ़ सकते हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री 2014 के क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पर। द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल। मतलब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, वो कब तक था। तो इसके ऑप्शंस है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इंडियन ट्रूप्स वर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वाज एंडेड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक था इन शॉर्ट। फिर 1911 तक था। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक था जब गांधी ने लॉन्च की थी 1930 में। तो फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 व्हेन ईस्ट बंगाल बिकेम ईस्ट पाकिस्तान, मतलब जब तक 1947 तक था। तो कौन सा इसमें से सही आंसर। पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो इसका आंसर है 1911 तक ही था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 के अराउंड स्टार्ट हो गया था। फिर ये 30 में, ये 47। ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकता था, पर 1911 में एन्यूअलमेंट हो गया था। हम देखेंगे उसके बारे में। जैसे कि पहले बताया था मैंने कि कोई भी इवेंट रहा तो उसके पीछे वाई, वॉट, व्हेन, वेयर, ये सब क्वेश्चंस, WH क्वेश्चन सब पूछने चाहिए, हाउ वगैरह सब। तो पहली बात तो ये कि पार्टीशन क्यों करना चाहते थे ब्रिटिश लोग। ये बंगाल हो गया, ये ईस्टर्न बंगाल और आसाम, ये ऐसा पार्टीशन क्यों करना चाहते थे। तो उसका एक ही मेजर रीज़न था कि यहाँ पे नेशनलिज्म बहुत बढ़ रहा था। नेशनलिज्म बढ़ते हुए उन्होंने देखा था कि यहाँ पे नेशनलिज्म इतना बढ़ गया कि अगर ये खतरा हो सकता है उनके लिए, तो उन्होंने डिवाइड किया। डिवाइड और रूल पॉलिसी रहती है उनकी। मतलब यहाँ पे जो भी रिलीजन या कास्ट के रहेंगे उधर उनको माइनॉरिटी में करना और उसका बदले दूसरे माइनॉरिटी को डालना ज़्यादा। वैसे ही अपोजिट इधर यहाँ भी वैसे ही करना। मतलब वहाँ पे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन ना रहेगा और उनमें ही झगड़े लग के वो उधर ही, मतलब उधर ही दबे रहेंगे। इसलिए उनका मेन पर्पज़ वही था, पार्टीशन करने के लिए पीछे। तो ये 1905 में लॉर्ड कर्जन ने लाया था। एक्चुअली इसके पहले से ही चल रहा था कि इसमें क्योंकि इधर दिख रहा था कि, और इनका मेजर इन्होंने बताया कि हमें एडमिनिस्ट्रिंग करने डिफिकल्ट जा रहा, ये बहुत बड़ा एरिया था इसलिए। वैसा कुछ नहीं था, बस इनका देने के कारण था बस, बाकी कुछ नहीं था। मेजर रीज़न तो यही था। अंडरमाइनिंग द ग्रोइंग नेशनलिज्म इन बंगाल एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अकर्ड लेटर। मतलब पहले बंगाल देखना था क्योंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंसिया भी ज़्यादा थे, उधर ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी थे उधर। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हो गए या अदर मेजर पर्सनैलिटी थे, वो काफ़ी नेशनलिज्म बढ़ा रहे थे। तो इसकी वजह से उनको दबाना था यहाँ पे। फिर एज पर कर्जन आफ्टर द पार्टीशन टू प्रोविंसेस वुड बी बंगाल इंक्लूडिंग मॉडर्न वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार। ये जो है बंगाल, ये पूरा कवर करेगा। और ईस्टर्न बंगाल और असम दूसरा पार्ट रहेगा ये। मतलब ये देखिए, बंगाल में क्या होगा, हिंदू मेजोरिटी होगी और ईस्टर्न बंगाल में और असम में मुस्लिम मेजोरिटी रहेगी। इधर हिंदू कर दिया इन्होंने और इधर मुस्लिम कर दिया। पहले एक्चुअली इधर मुस्लिम थे तो उधर ही इधर हिंदू मेजोरिटी की, मतलब मुस्लिम को माइनॉरिटी किया, उनके उनके प्रांत में उन्होंने माइनॉरिटी किया। और बाद में रविंद्रनाथ टैगोर, जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने फेमस सॉन्ग लिखा था इसी दौरान, अमर सोनार बांग्ला। और इसमें मैं ज़्यादा से, और एक्चुअली इनका ये जो बांग्लादेश है अभी फिलहाल का, तो उनका ये नेशनल एंथम हो गया है अभी। तो मोस्ट ऑफ द बंगालीज इन द वेस्टर्न पार्ट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस स्टेप विच वुड ऑल्सो मेक देम ऑल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन देयर ओन प्रोविंस। जैसे कि मैंने बताया, हिंदूज थे, हिंदूज को मेजोरिटी इधर डाला, इधर एक्चुअली ज़्यादा मुस्लिम्स थे, तो इधर मुस्लिम्स को ही माइनॉरिटी में डाल दिया ऐसा। इसलिए पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था। उसके वजह से बाद में स्वदेशी और बॉयकॉट एक मेजर रीज़न है इसके पीछे। पार्टीशन ऑफ बंगाल का मेजर रीज़न बोल सकते हैं, ये दो मूवमेंट चालू हो गए। स्वदेशी मतलब क्या, जो हमारा स्व, मतलब खुद का, और देशी जो इंडिजिनस रहेगा उसी को खरीदना, ना कि बाहर के। बॉयकॉट मतलब जो भी ब्रिटिशर्स का गुड्स वगैरह रहेगा तो उनकी चीज़ को लेना ही नहीं। जैसे हमने चाइनीज़ को अभी हमने बीच में बहुत चल रहा था मूवमेंट कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, वैसा हमने बॉयकॉट किया था। वैसे बोल सकते चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हमने बॉयकॉट किया था, वैसे ही इन्होंने भी बॉयकॉट किया था ब्रिटिश गुड्स के लिए। और पर इसका रिपरकशंस ऐसे हो गए कि इतना जहर जैसा हो गया था कि बाद में हिंदू मुस्लिम में बहुत झगड़े होने लग गए थे। और इसकी वजह से इन्होंने बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना होगी 1906 में। देखिए 1905 में ये इन्होंने बीज बोग दिया था। ये सक्सेसफुल भी बोल सकते रह गए थे क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग डायरेक्ट फॉर्मेशन हो गया था। और बाद में क्या हो गया, बाद में इतना प्रोटेस्ट बढ़ गया कि 1911 में इन्होंने फिर से बोला कि नहीं नहीं, हम जैसे थे
और इस पर नहीं बनाएंगे, हम क्या बोलते हैं, रिलीजन के ऊपर नहीं बनाएंगे, कास्ट के ऊपर बनाएंगे। एक्चुअली इसका बेसिस था रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे उन्होंने डिवीजन किया था पूरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। द 1929 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज, अब ये जो सेशन था 1929 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है पूरे हिस्ट्री में, अपने जो फ्रीडम मूवमेंट की जो हिस्ट्री उसमें। तो ये पहला बोलते सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए था, डिक्लेयर किया था ऑब्जेक्टिव, या फिर पूर्ण स्वराज डिक्लेयर अडॉप्ट किया था गोल, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की थी, और डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। अभी देखिए आपको जरा सा भी आइडिया रहेगा ना, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट 1906 के अराउंड ही चल रहा था, 6 और 7 के अराउंड। अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज ये हो सकता है, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो 1920s का है, ये 29 की बात कर रहे हैं, तो ये तो गया ऑप्शन। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी वो 1930s में आता है पूरा, तो ये 29 में तो आता ही नहीं, मतलब ऑप्शन हो गया ये पूर्ण स्वराज। एक्चुअली मेन रीज़न था पूर्ण स्वराज ही, पूरा गोल उन्होंने मेजर फोकस किया था। पहले बोल रहे थे हमें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए था, पर बाद में इन्होंने बोला कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए हमें। देखेंगे हम इसके बारे में। जैसे कि बताया आपको, ये जो सेशन था वो लाहौर में था, और इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू जी, कि यहाँ आप देख सकते हो जो पूर्ण स्वराज का और ये रेजोल्यूशन पढ़ रहे थे पूरा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, जैसे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये जो पूर्ण स्वराज है तब 26 जनवरी थी, ये टोटल इंडिपेंडेंस की मांग थी, इसलिए 26 जनवरी जो है हमारा वो रिपब्लिक डे के तौर पर बनाया जाता है, तो इसका रीज़न यही था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च्ड, अगर ये हमें देते नहीं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी लॉन्च कर देंगे, ये भी एक बता सकते हैं कि हमें जो अगर कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दिया तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। 1930s के अराउंड ही चल रहा था फिर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। द गदर वॉज अभी गदर क्या है? द रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को, या फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी सिंगापुर से, या टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी हेडक्वार्टर एट बर्लिन में, या कम्युनिस्ट मूवमेंट थी ताशकंद में। तो इसमें से कौन सा सही है? पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो एक्चुअली गदर जो है वो सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट हो गया था और बाद में इंडिया में भी आ गया था, वो देखेंगे हम। एक्चुअली जो मूवमेंट थी नॉर्थ अमेरिका में स्टार्ट हो गई थी अर्ली 20th सेंचुरी में। अर्ली 20th मतलब कितना, 1900s में आता है, 1910 या 15 या 20, अर्ली 20th सेंचुरी। एक्चुअली इसको एक माइनस करते हैं अभी अभी हम बोलते हैं हम 21st सेंचुरी में है, तो 21st सेंचुरी मतलब क्या, 2000 में है हम अभी फिलहाल। तो 22nd सेंचुरी कब होएगा, जब 2100 हो जाएगा, मतलब 2100 हो गया तब 22nd सेंचुरी हो जाएगा। चलिए फिर ये एक्चुअली ब्रिटिश रूल जो था नॉर्थ अमेरिका में उसको एंड करने के लिए बनाई गई थी गदर मूवमेंट। इसका ओरिजिन बोल सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो इमिग्रेंट से बनी थी कैलिफोर्निया में, जो कि हिंदुस्तान वर्कर्स ऑफ द पैसिफिक कोस्ट विद सोहन सिंह बाकना एज इट्स प्रेसिडेंट ऑफ द, मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई थी तब जो इमिग्रेंट्स थे कैलिफोर्निया में, तो उन्हें हिंदुस्तानी वर्कर्स बोला गया था पैसिफिक कोस्ट के ऊपर, और उनके जो प्रेसिडेंट थे वो सोहन सिंह बाकना थे, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। एक्चुअली वो भी फाउंडर ही है, ये सब फाउंडर ही है गदर मूवमेंट के। तो बाद में क्या हो गया, ये जो गदराइट्स थे बोलते हैं इन्हें गदराइट्स, तो ये सब गदराइट्स इंडिया में आ गए और इन्होंने भी यही ठान लिया कि हमने भी इंडिया के जो ब्रिटिशर्स हैं उनको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थ्रू हमें पूरा हराना है उनको। तो लाला हरदयाल ने डिलीवर किए लेक्चर्स अमेरिकन्स को इन इंटेलेक्चुअल वर्कर्स इन रेडिकल्स में। फिर ही बिकेम द लीडर ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट। A weekly periodical called Gadar was also started for propaganda campaigns to spread awareness about British rule in India। मतलब गदर एक वीकली न्यूज़पेपर भी बन गया था, पीरियडिकल बोल सकते, वीकली न्यूज़पेपर टाइप ही था। तो वो पूरा अवेयरनेस का काम कर रहा था कि बाबा ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर कैसे हो रहा है, और पूरे कैंपेन्स वगैरह चलाए गए थे। पर बाद में जैसे ही इनको एक्चुअली ब्रिटिशर्स काफ़ी चालाक थे, उनको पता चल गया था इसके बारे में ही कि ये आने वाले, तो इनके आने के पहले उन्होंने पूरा सप्रेस किया था मूवमेंट, और उसके बाद उन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगाया गया था 1915 के अराउंड ही, मतलब 1915 के अराउंड ही ये मूवमेंट चल रहा था। और इनको लगा कि अभी वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा है, तो इसके वजह से इनको एक अच्छा मोमेंट है कि ये पूरी बिजी रहेंगे वर्ल्ड वॉर में, हम इधर से अटैक करके उनको पूरा सप्रेस कर देंगे। पर ब्रिटिशर्स की काफ़ी इंटेलिजेंस थी, तो उनकी वजह से ये सप्रेस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो रेडक्लिफ कमेटी है किस लिए अपॉइंट की गई थी? तो माइनॉरिटीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व करने में, या इंडिपेंडेंस बिल को इफेक्ट देने में, या बाउंड्री बिटवीन इंडिया पाकिस्तान करने में, या इंक्वायरी इनटू राइट्स इन ईस्ट बंगाल। इसमें से कौन सा सही? पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो ये रेडक्लिफ जो थी कमेटी,
वो डिलिमिट करती थी बाउंड्रीज को बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक्चुअली इसको कुछ पता भी नहीं था कि कैसे करना है क्या करना है, जो सिर्फ एक मैप देखा उन्होंने और एक लाइन खींच दी, बस इधर से ये रहेगी बाउंड्री बोला और सीधा बना दिया। इसमें कुछ देखा ही नहीं कि इधर कितने हिंदूज है, क्या मुस्लिम्स है, कितने माइनॉरिटीज़ इधर उधर हो जाएंगे, कुछ नहीं देखा इन्होंने। और जब पार्टीशन हुआ तब इतना मतलब बहुत बड़े बड़े स्केल पर ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। तब जब इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया में, तब इधर के मुस्लिम्स इधर के हिंदूज कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे चल रहा है क्या चल रहा है। काफ़ी सारे कैंपेन्स लगाए, आपने भाग में भी देखा रहेगा। जब पार्टीशन होता है तब कितना बुरी हालत होती है, इधर इधर सब राइट्स वगैरह होते हैं, बहुत बहुत दंगे फसाद हो गए थे इधर। तो उसमें उनके जो फैमिली थी वहाँ पे पूरे उनकी फैमिली को भी मार दिया गया था। तो काफ़ी डेंजरस सिचुएशन थी तब, हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ा। तो ये देखिए, ये इंडिया था तभी का, 1947 का इंडिया था। तब हैदराबाद ने कुछ बोला नहीं था कि हम नहीं देंगे। आप एक सरदार वल्लभ भाई पटेल मूवी है यूट्यूब पर ही, अपने परेश रावल जी है उसमें, तो वो देखिए आप। तो उन्होंने कैसे पूरा यूनाइट किया इंडिया को। ये एक प्रांत था, फिर जूनागढ़ तो ठीक है, फिर ये कश्मीर की भी समस्या थी, जूनागढ़ था। ये 3 सेक्शंस को बाद में कैसे यूनाइट किया, और ये पूरा इंडिया था। मतलब ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में रहता था अगर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहते तो। अभी देखिए रेडक्लिफ ने जो लाइन बनाई देखिए ऐसी थी पूरी। और ये इंटर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखिए, यहाँ पे देखिए स्टार किया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इधर। और ये देखिए बाउंड्रीज पे ही है, बाउंड्री बिना सोचे समझे ही बनाई गई थी। और मूवमेंट ऑफ मुस्लिम रेफ्यूजीज देखिए, यहाँ से यहाँ जा रहे, यहाँ से यहाँ जा रहे, यहाँ से यहाँ जा रहे, फिर यहाँ से हिंदू आ रहे। ये हिंदू मूवमेंट और सिख रेफ्यूजीज थे। और ये जो काली लाइन देख रहे हो आप, ये रेडक्लिफ लाइन है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ भी पाकिस्तान बोल सकते हो, और यहाँ पे ये ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, इसलिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया है। ये ईस्ट बंगाल था, ये वेस्ट बंगाल हो गया, इसलिए इसका नाम वेस्ट बंगाल है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये ईस्ट में रह के वेस्ट बंगाल क्यों बोला जाता है, तो इसका रीज़न यही है। ये बंगाल का जब ये बांग्लादेश का जब पार्टीशन हो गया था तब इसे वेस्ट बंगाल में बोला गया था, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, तो उसका नाम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। What was or were the object or objects of Queen Victoria's Proclamation 1858? तो ये जो ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन में 1858 में। तो डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स, मतलब कोई एनेक्स नहीं कर सकता इंडियन स्टेट्स को इसके आगे। फिर मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाएगा। फिर टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया ट्रेड विथ इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेड रहेगा वो रेगुलेट करेगी इंडिया के साथ। तो इसमें से कौन सा सही है, आप कोशिश पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो थर्ड अगर आपको पता है कि नहीं है तो ये 50-50 पे आ गए। एक्चुअली जब 1857 हो गया था रिवोल्ट, तो उसके बाद काफ़ी सतर्क हो गए थे ब्रिटिश, क्योंकि काफ़ी बड़ा रिवोल्ट था, लार्ज स्केल पे चला था ये। तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक्चुअली ये बहुत काफ़ी एनेक्सेशन चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा एनेक्स किया था उन्होंने स्टेट्स को वगैरह। मतलब आपके पास हेयर नहीं है, मतलब कोई आपका पुत्र नहीं है, या फिर क्या बोलते हैं आपका वारिस नहीं है, तो हम आपकी पूरी ज़मीन ले लेंगे। इसे एक नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी ने चलाया था। काफ़ी सारे एनेक्सेशन पॉलिसीज़ थे, इसलिए ये काफ़ी रिवोल्ट के इस पर चल गया था। और बाद में जैसे इनको पता चला कि ये काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट हो रहा है, तो अब ये सतर्क हो गए। और फिर इन्होंने बोला कि बाबा हम कोई भी इंटेंशन नहीं रखेंगे अभी एनेक्स करने का स्टेट्स का, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। फिर टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन, अभी पूरा ब्रिटिश क्राउन ही देखेगा। हमने देख लिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, देखा कैसे रिवोल्ट हो रहा है, इसलिए हम अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर नहीं देंगे एडमिनिस्ट्रेशन, अभी हम ब्रिटिश क्राउन करेंगे, इसलिए सेकंड भी सही हो गया, इसलिए आंसर 1 और 2 हो गया। जैसे कि आपको पता है, ये जो प्रोक्लेमेशन था 1858 का, जो एम किया था कि जो कंपनी का जो रूल है उसको ही एंड करना, और जो पावर्स रहेंगे कंपनीज के वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर देना। क्यों, जैसे कि बताया 1857 का रिवोल्ट था, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट था। और इट इज एम्ड एट इंप्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन गवर्नमेंट। इसका मेन पर्पज वही था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था कंपनीज इंडियन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उसे इम्प्रूव करना और ये पूरा ट्रांसपेरेंट करना है मशीनरी को, सुपरविजन रखना अच्छे से। और वही कि कोई एनेक्स नहीं कर सकता इंडियन स्टेट्स को। फिर जो गवर्नर जनरल था उसे वाइसरॉय बना दिया गया, वो बिकेम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। जो ब्रिटिश क्राउन का जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो वाइसरॉय रहेगा अभी। और उसके बाद 1858 में एक एक्ट आ गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था। तो उसके तो थोड़े से फीचर्स है, इसमें से ये एक फीचर बोल सकते हैं
ये एक फीचर था, वायसरॉय बना दिया गया था। फिर इसमें बताया कि इन द नेम ऑफ क्राउन एंड द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द न्यू टाइटल वायसरॉय, वही हो गया, टाइटल वायसरॉय दिया गया था। और जो लॉर्ड कैनिंग थे, एक्चुअली वो लास्ट बोल सकते गवर्नर जनरल भी थे और पहले वायसरॉय भी थे, मतलब सिर्फ नाम के हिसाब से अगर वैसा देखा जाए तो लास्ट में आप बता दीजिए कौन है लास्ट की जो वायसरॉय या गवर्नर जनरल है इंडिया के, ब्रिटिश, तो उसमें से कौन से, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल या वायसरॉय कौन है इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो भी बता दीजिए। फिर बाद में इंडियन जो डुअल सिस्टम था गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक्चुअली जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें ये लाया गया था। दो डुअल सिस्टम था गवर्नमेंट का, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहेगा, तो इनको पूरा एबॉलिश किया इन्होंने, ये सिस्टम को एबॉलिश किया और एक नया ऑफिस किया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके बदले एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही क्रिएट किया गया था। और वही है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो रहेगा उसके पास पूरी कंप्लीट अथॉरिटी रहेगी और कंट्रोल रहेगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। बाद में ठीक है, एडवाइजरी बॉडी थी एक 15 काउंसिल ऑफ इंडिया की जो असिस्ट करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। अगर आपने पॉलिटी के वीडियोस नहीं देखे रहेंगे तो यहाँ पे देखिए, पूरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट है मेरे पास, तो पूरी आप देखिए 2013 से लेके 19 तक, और यहाँ पे पिछला वीडियो है 2013 का मॉडर्न हिस्ट्री का, और इसे ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।